अगर आपने हमारी फिजिक्स की महा पीडीएफ नहीं परचेज़ करी तो ज़रूर परचेज़ करिए। 25 में 20 की गारंटी आपकी इसी पीडीएफ से 20 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। 99 इसका प्राइस है। अगर परचेज़ कैसे करना डिस्क्रिप्शन पे चेक करो, आपको लिंक मिल जाएगा। ये 100 क्वेश्चंस आपको हर हाल में तैयार करने हैं और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो सारे आपको तैयार करने हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। डिस्क्रिप्शन पे चेक करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा। जिसने नहीं ज्वाइन किया टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैग्नेटिक मोमेंट हैज़ डायमेंशंस ऑफ। एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, जीडी सब में क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक आपको पता होना चाहिए। तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। पहली बात तो जितनी भी इंपॉर्टेंट विमाएँ हैं सबको रट लीजिए। नहीं रटते हैं तो उनके जो मात्रक है वो आपको रटे होना चाहिए। तो एम्पियर की विमा ए हो गई और मीटर की विमा एल की पावर 2 हो गई। तो यहाँ पे एल की पावर 2 और ए की पावर 1, ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका किसका सही था, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जवाब देना कमेंट बॉक्स में, ओपन कर लो कमेंट बॉक्स। अ ग्लास स्लैब इज पुट विथ इन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कंडेंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट चेंज। एक कांच की पट्टिका को समांतर प्लेट संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच रखते हैं तो निम्न में से कौन सी जो राशि है वो अपवर्तित रहेगी, बदलेगी नहीं। एक पॉइंट आपको पकड़ना है और इसका आंसर आ जाएगा। 4 ऑप्शन है, संधारित्र की ऊर्जा, धारिता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर आवेश। अब एक कांच की पट्टिका को समांतर प्लेट संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच रख रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हो कि बैटरी कनेक्ट नहीं करी गई है। अगर बैटरी कनेक्ट नहीं करी गई तो जो आवेश है वो आपका अपवर्तित रहेगा। एक पॉइंट आपको पकड़ना और इसका आंसर हो गया। बताइए किसका किसका सही था, चेक करूँगा, जवाब देना। थर्ड का जवाब दो। इन एन AC सर्किट द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई π/3 द कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट आर। कहा गया कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो धारा है ये आपकी वोल्टेज से π/3 कला कोण से पीछे चलती है। अब परिपथ के अवयव आपको बताने हैं। राइट आंसर इसका डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, ए नंबर हो जाएगा R तथा L। किसका सही था, फोर्थ नंबर बताइए। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, देन विच क्वांटिटी इज सेम ऑन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक समांतर पट संधारित्र को भी यहाँ पे देखिए बैटरी से जोड़ा जाता है तथा दोनों प्लेटों के मध्य की जो दूरी है उसको कम करते हैं, डी को यहाँ पे कम करते हैं। तो कौन सी जो राशि है वो संधारित्र पर समान रहने वाली है, विभवांतर, धारिता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर संग्रहित ऊर्जा। संधारित्र की धारिता बताइए, इसका जवाब बताइए, मैं बता रहा हूँ आपको। C बराबर होता है A ε0। जवाब दीजिए आप कमेंट बॉक्स में, अपॉन D। अब यहाँ पे D यहाँ पे कम करी जा रही, तो D करेंगे तो जो धारिता होगी वो बढ़ेगी, मतलब धारिता में परिवर्तन होगा। अब धारिता में परिवर्तन होगा तो उसकी जो संग्रहित ऊर्जा है उसमें भी परिवर्तन होगा, D नंबर में भी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये भी चेंज हो जाएगा। बचा क्या, विभवांतर। A नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बैटरी ऐड कर दी गई है और बैटरी ऐड करने की वजह से जो विभवांतर होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आप इससे पता कर सकते हो, बैटरी जोड़ी गई है तो जो विभवांतर है वो कांस्टेंट हो जाएगा। बाकी जो तीसरा ऑप्शन है, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन है, ये गलत क्यों है उसके लिए मैंने फार्मूला बताया कि जो डी है वो कम हो रहा है तो जो सी है संधारित्र की धारिता वो बढ़ेगा, है ना। तो इस वजह से जो बाकी 3 ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे। 2 तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर। द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल इज। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना, जवाब दे दिया, ध्यान रखना। एक स्थिर आवेश, स्थिर है आवेश तो केवल आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन अगर जो आवेश है वो गतिमान है तो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए किसका किसका सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6th नंबर क्वेश्चन है। अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज इमर्स्ड इन एन ऑयल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 द फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज। कहा गया कि एक समांतर प्लेट संधारित्र को 2 परावैद्युतांक स्थिरांक वाले तेल में प्रवेश कराते हैं तो दोनों प्लेटों के मध्य जो क्षेत्र होगा वो 2 के समानुपाती रूप से बढ़ेगा, 1/2 के समानुपाती रूप से, या फिर √2 के, या फिर 1/√2 के समानुपाती रूप से घटेगा। बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है भाई।
लेवल चाहिए था ना आपको, बताइए। देखिए क्या होता है, ई एम बराबर ई बाई के। के कितना है यहाँ पे 2, तो ई एम बराबर कितना है 1/2, मतलब 1/2 के समानुपाती रूप से यहाँ पे घटेगा। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका किसका सही था। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ़ अ ग्लास रोड इज रब्ड विथ सिल्क इट एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज बिकॉज। एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो कांच की जो छड़ है उस पर धनावेश आता है, क्यों आता है। 4 ऑप्शन है, उस पर प्रोटॉन आ जाते हैं, उससे प्रोटॉन की संख्या कम हो जाती है, उस पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, फिर उससे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है। बताइए। ये एक कांच की छड़ है और ये रेशम का कपड़ा है। अब कांच की छड़ को इस पर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर धनावेश इसलिए आ जाता है क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अब इस पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो इसमें प्रोटॉन्स हो जाते हैं। तो 4 ऑप्शन पढ़िए, उस पर प्रोटॉन आ जाते नहीं, उससे प्रोटॉन की संख्या कम हो जाती नहीं, उस पर इलेक्ट्रॉन आ जाते नहीं, उससे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है। अब यहाँ पे इस पर प्रोटॉन थोड़ी आते, प्रोटॉन थोड़ी गतिमान होता है। अब इससे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है, इसमें आ जाते हैं, इस वजह से इसमें धनावेश आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। यकीन मानो आप ए नंबर सही करके आओगे, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रोटॉन आपके गतिमान नहीं होते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें आएंगे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वहाँ पे प्रोटॉन जो है धनावेश है वो आ जाता है, तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी। 8th नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 कैपेसिटर है सी ए लेस देन सी बी लेस देन सी सी आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्ट किया गया है, दियर रिजल्टेंट कैपेसिटेंस विल बी। 3 संधारित्र जिनकी धारिताएँ सी ए सी बी और सी सी है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अब इनकी तुल्य धारिता, तो देखिए श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो जो तुल्य धारिता होती है वो आपकी मिनिमम आती है, मतलब सी ए सी बी सी से कम आएगी। जो कैपिटल सी होगा तुल्य धारिता वो इन तीनों से कम होगी। अब ऑप्शन पढ़ लीजिए, तुल्य धारिता सी सी से अधिक होगा, गलत। तुल्य धारिता सी सी से कम तथा सी सी से अधिक, सी ए से अधिक, गलत। तुल्य धारिता सी ए से कम होगी और इसके बाद तुल्य धारा अनंत होगी, तो चौथा भी गलत। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया, तीनों से कम होती है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन तीनों का नहीं दिया, सिर्फ सी ए दिया है, सी ए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगी कि जो तुल्य धारिता है वो सी ए से कम होगी। किसका किसका सही था। अगला देखिए 9th नंबर क्वेश्चन देखिए। 9th नंबर क्वेश्चन है, इफ़ अ चार्ज पार्टिकल इंटर्स इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नाइदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल देन इट्स पाथ विल बी। कहा गया यदि कोई आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में ना तो लंबवत हो और ना समांतर प्रवेश करता हो तो उसका जो गति का पथ होगा कैसा होगा, सरल रेखा, दीर्घवृत्ताकार, हेलिकल या फिर परवलय। अब ना तो ये लंबवत है ना समांतर है, अब ये थीटा कोण पे है, तो थीटा कोण पे जो इसका पथ होगा वो इस तरीके से होगा, इसको कहते हैं हेलिकल। जो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका सही है। अगला देखिए 10th नंबर क्वेश्चन है, इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट द स्पेसिंग बिटवीन सक्सेसिव मैक्सिमा और मिनिमा इज। किसी व्यतिकरण प्रयोग में उत्तरोत्तर अधिकतमों अथवा न्यूनतमों के मध्य दूरी क्या होती है वो आपको बतानी है। राइट आंसर इसका डायरेक्ट जो दूरी होती है वो आपकी लेमडा डी बाई डी होती है, लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, बी नंबर। अगला देखिए 11th नंबर क्वेश्चन है, अ ट्रांसफार्मर इज एम्प्लॉयड टू। एक ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, लेकिन ऑप्शन देखिए, ऑप्शन इस बार कुछ अलग है। उपयुक्त डीसी वोल्टता को प्राप्त करने के लिए, गलत है। डीसी को एसी में, ये भी गलत है। उपयुक्त एसी वोल्टा प्राप्त करने के लिए, इसके बाद एसी को डीसी, डी नंबर, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एसी वोल्टता को प्राप्त करने के लिए। बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। 12th नंबर क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग विथ स्पीड वी इन एनी ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर देन वैल्यू ऑफ करंट इज। सिंपल सा क्वेश्चन है और एग्जाम में ऐसे ही बनता है। एक इलेक्ट्रॉन वी चाल से स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर परिक्रमा कर रहा है, तो जो धारा है आई उसका मान आपको बताना है। बताइए।
चलिए आई बराबर क्या होता है क्यू बाई टी। अब टी क्या होता है समय, समय बराबर क्या होता है चाल बटे सॉरी समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी यहाँ पे आर मान लो, तो समय टी बराबर दूरी कितनी हो जाएगी 2 पाई आर और चाल आपकी वी है। क्लियर, रख दो यहाँ पे। क्यू बराबर क्या होता है ई होता है, क्यू की जगह पे क्या रखेंगे ई और टी की जगह पे 2 पाई आर और जो वी है वो ऊपर चला जाएगा, तो ई वी अपान 2 पाई आर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए किसका किसका सही था। अगला देखिए 13th नंबर क्वेश्चन। 13th द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 20 ओम, द वायर इज स्ट्रेच्ड टू 3 टाइम्स इस लेंथ, देन द रेजिस्टेंस विल नाउ बी। एक ही धातु के तार की लंबाई जिसका प्रतिरोध 20 ओम है खींचकर 3 गुनी कर दी गई है। अब आपको पता है कि जब तार को बढ़ाएंगे खींचेंगे तो उसकी जो प्रतिरोध है वो भी बढ़ेगा, तो 3 गुना कर दिया गया है तो उसका प्रतिरोध आपको बताना है। बताइए, डायरेक्ट मैं आपको जवाब बता रहा हूँ, डी नंबर बता रहा हूँ, 180 ओम होगा। क्यों होगा कैसे होगा पता लगाइए, कमेंट बॉक्स में बताना। 13 के बाद 14th नंबर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इज रॉन्ग। कौन सा वाक्य जो है स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित गलत है। 4 ऑप्शन है, पढ़िए। आवेश क्वांटीकरण है, ये सही है। आवेश संरक्षित है, ये भी सही है। स्थिर आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता है, ये भी सही है। बचा क्या चौथा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र देता है, ये गलत है। एक स्थिर आवेश नहीं देता। ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी देता है। डी नंबर। अगला देखिए 15th नंबर क्वेश्चन है। द डायमेंशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की विमा आपको बतानी है। 4 ऑप्शन है, बताइए विमा। विमाएं याद कर लो, टाइम बचेगा आपका। तो चुंबकीय क्षेत्र की विमा अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं, एफ बराबर आई बी एल से। हमें बी की विमा बतानी है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा एफ अपॉन आई एल हो जाएगा। एफ का जो विमा होता है वो होता है एम एल टी की पावर -2 और आई एल की विमा क्या हो जाएगी आई की ए और एल, तो ये हो जाएगी एम एल की पावर 0 हो जाएगी क्योंकि एक ऊपर एक नीचे, और टी की पावर -2 और ए की पावर -1। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर। रट लो यार इनको, टाइम बचेगा और ऐसे ही पूछा जाएगा। 16th नंबर क्वेश्चन देखिए। अ ग्लास स्लैब इज पुट विथ इन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कंडेंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट चेंज। ऐसा क्वेश्चन आपने ऊपर पढ़ा था। एक आवेशी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य एक कांच की पट्टिका रख दी जाती है। अब इनमें से कौन सी जो राशि है वो परिवर्तित नहीं होगी, ये आपको बताना है। बताइए। देखिए बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर हो जाएगा। आवेश यहाँ पे नहीं बदलेगा। क्लियर। 17th नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रॉपर्टी प्रोसेस्ड बाय ओनली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज। केवल लौह चुंबकीय पदार्थ का गुण है चुंबकीय पदार्थों का आकर्षित करना, शिथिलता, चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है, दैशिक गुण। तो केवल लौह चुंबकीय पदार्थ का जो गुण होता है वो शिथिलता है, बी नंबर। अगला देखिए 18th नंबर। द कॉइल ऑफ चोक इन अ सर्किट। एक परिपथ में चोक कुंडली का काम बताना, धारा बढ़ाती है घटाती है, डीसी परिपथ के लिए उच्च प्रतिरोध उत्पन्न करती है या फिर धारा को परिवर्तित नहीं करती है। बताइए, जवाब दीजिए भाई। चोक, चोक का मतलब चोक करना, कंट्रोल करना। तो चोक कुंडली का काम ही होता है धारा को कंट्रोल करना। कंट्रोल करना मतलब घटाना, कंट्रोल करेगी तो बढ़ाएगी थोड़ी ना। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19th नंबर क्वेश्चन है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड इंसर्टेड अ डाई इलेक्ट्रिक प्लेट बिटवीन द प्लेस ऑफ प्लेट्स, देन विच क्वांटिटी इंक्रीज। एक समांतर प्लेट संधारित्र को बैटरी से जोड़ा जाता है तथा इसकी प्लेटों के बीच की दूरी में परावैद्युतांक प्लेट रख दी जाती है, तो कौन सी राशि जो है वो बढ़ेगी। ये क्वेश्चन का जवाब आप में से शायद ही कोई दे पाए। 19th नंबर क्वेश्चन।
फिर से पढ़ देता हूँ। एक समांतर प्लेट संधारित्र को बैटरी से जोड़ा जाता है। यहाँ पे बैटरी जोड़ी गई है, इसकी प्लेटों के बीच की दूरी में परावैद्युतांक प्लेट रख दी जाती है। अब कौन सी राशि है जो बढ़ेगी? ऑप्शन है आपके पास विभवांतर, विद्युत क्षेत्र, संग्रहित ऊर्जा या फिर बैटरी का विद्युत वाहक बल। बताओ जवाब, फिर मैं बताता हूँ। जवाब आपने बता लिया होगा। देखो, बैटरी जोड़ी गई है तो विभव आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो एक ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। विभव कांस्टेंट है तो आपका ये विद्युत वाहक बल, सेम चीज़ ऑलमोस्ट, तो ये भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा। अब बचे दो ऑप्शन आपके पास, विद्युत क्षेत्र और यहाँ पे संग्रहित ऊर्जा। अब कौन सी राशि यहाँ पे बढ़ेगी ये पूछा जा रहा है, बताइए। ये जो आपका विद्युत क्षेत्र है ये बढ़ेगा नहीं, बी नंबर। अब बचा आपका संग्रहित ऊर्जा। देखिए यहाँ पे बैटरी जोड़ी गई है तो आवेश बढ़ेगा, इतना आप थोड़ा सा बस पकड़ो और आंसर निकाल लो। दो चीज़ आपको क्लियर है, ए नंबर आपका गलत है, डी नंबर गलत है। अब कन्फ्यूजन है बी और सी में। तो क्यू बराबर क्या होता है? सी वी। क्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्योंकि बैटरी लगाई गई तो आवेश बढ़ेगा। क्यू बराबर सी वी होता है। सी क्या है यहाँ पे? संधारित्र की धारिता। अब अगर धारिता बढ़ेगी तो मैंने ऊपर आपको बताया कि संग्रहित ऊर्जा भी बढ़ेगी, तो डी जो सी नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक ठाक समझा दिया है, बाकी एग्जैक्ट नहीं समझा पाया हूँ, लेकिन इतना समझा दिया है कि एकदम सही समझाया। क्यू बराबर सी वी होता है। क्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि बैटरी लगी हुई है। बैटरी लगी, आपका विभवांतर कांस्टेंट हो जाएगा, बैटरी का विद्युत वाहक बल कांस्टेंट हो जाएगा। अब बचे दो ऑप्शन, तो दो ऑप्शन में अपन को एक पकड़ना है। क्यू बराबर सी वी होता है, क्यू बढ़ रहा है तो सी भी बढ़ेगा। अब सी बढ़ेगा तो जो संग्रहित ऊर्जा है वो भी बढ़ेगी। सी नंबर करेक्ट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। अ सोप बबल अपीयर्स कलर्ड ड्यू टू द फेनोमेनन ऑफ। साबुन का एक बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है? व्यतिकरण, विवर्तन, विक्षेपण या फिर परावर्तन। ओके, राइट आंसर इसका ऑप्शन हो जाएगा इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। ए नंबर के कारण साबुन का जो बुलबुला होता है वो रंगीन दिखाई पड़ता है। अगला देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है। ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज। ट्रांजिस्टर का जो उपयोग है कर सकते हैं प्रवर्धक के रूप में, दृष्टकारी, मॉड्यूलेटर के रूप में, ऑसिलेटर के रूप में या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता है ट्रांजिस्टर को आप एम्पलीफायर के रूप में भी, मॉड्यूलेटर के रूप में भी, ऑसिलेटर के रूप में, तो ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। द पावर फैक्टर ऑफ प्योर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। शुद्ध प्रेरकत्व और धारिता का शक्ति गुणांक कितना होता है? 0 होता है। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है। विभवांतर की विमा पूछी गई। डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। बताइए विभवांतर की विमा। अब ये भी निकालूं? चलो निकाल देते हैं। V बराबर क्या होता है? W अपॉन Q। अब यहाँ पे Q हमने क्यों रखा? देखिए ये कि आप ऑप्शन देखिए, यहाँ पे Q को चेंज नहीं किया गया, ठीक है। तो V बराबर W अपॉन Q। अब W की विमा आपको पता है डायरेक्ट, W मतलब कार, ml की पावर ml स्क्वायर t की पावर -2 ये होती है, अपॉन Q को बदलना नहीं आपको वरना IT हो जाता, तो Q की जगह पे वही रखेंगे। तो जो विमा हो जाएगी ml स्क्वायर t की पावर -2 और Q की पावर -1। तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा ए नंबर, तो यही आंसर इसका सही हो जाएगा। Q की जगह अगर Q नहीं होता तो फिर Q बराबर IT होता है, तो यहाँ पे IT की विमा रखनी पड़ती। अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है। द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ प्रोपोर्शनल टू। विद्युत क्षेत्र का जो ऊर्जा घनत्व है वो समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है? बताओ। ये बहुत छोटे क्वेश्चन दिख रहे हैं ना आपको, बताओ जवाब फिर। सो विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा, विद्युत क्षेत्र का जो ऊर्जा घनत्व है क्या होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ये आपका तो कांस्टेंट है, तो किसके समानुपाती हो गया? ये किसके समानुपाती हो गया? ई स्क्वायर के समानुपाती। तो ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, कैसा लगा सेट बताइए। द इलेक्ट्रिक करंट इन अ लिक्विड इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ। किसी द्रव में विद्युत धारा किसके कारण प्रवाहित होती है? इलेक्ट्रॉन के कारण, धनायनों के कारण, ऋणायनों तथा धनायनों के कारण, इलेक्ट्रॉन तथा धनात्मक आयनों के कारण। भाई देखते ही आप इसका ए नंबर सही कर दोगे कि नहीं कर दोगे? कुछ लोगों ने कर भी दिया होगा लेकिन गलत है। किसी भी द्रव पदार्थ में जो विद्युत धारा है वो ऋणात्मक तथा धनात्मक आयनों के कारण होता है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सो क्वेश्चन है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स इज, कहा गया कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो कितना होता है। तो देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण होता ही नहीं है। चार ऑप्शन आपके पास, अनंत, 0, 100 एम्पियर मीटर स्क्वायर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, 0। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27, द सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर इज़ इंक्रीज्ड बाई, विभव मापी की जो सुग्राहिता है वो बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन पढ़िए, विभव मापी की जो सुग्राहिता है वो सेल के विद्युत वाहक बल को बढ़ाकर, या फिर विभव मापी के तार की लंबाई को बढ़ाकर, विभव मापी के तार की लंबाई को कम करके, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विभव मापी की जो सुग्राहिता है विभव मापी के तार की लंबाई को बढ़ाकर बढ़ाई जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है फेनोमेनन ऑफ डिफ्रैक्शन अकर्स। विवर्तन पढ़े होंगे, तो विवर्तन की जो घटना है वो केवल प्रकाश और ध्वनि तरंगों के लिए होती है, या फिर सभी प्रकार की तरंगों के लिए होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए परंतु द्रव तरंगों के लिए नहीं, या फिर प्रकाश के लिए परंतु एक्स किरणों के लिए नहीं। चार ऑप्शन है, इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। विवर्तन की जो घटना होती है वो आपकी सभी प्रकार की तरंगों के लिए होती है, फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वेव्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, LCR सर्किट में, LCR परिपथ में, सॉरी इंग्लिश में, इन LCR सर्किट एट रेजोनेंस कंडीशंस इम्पिडेंस विल बी। LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा किसके समान होती है। क्या पूछा गया, प्रतिबाधा किसके समान होती है, किसमें, LCR के परिपथ में। तो LCR के परिपथ में R के बराबर होता है, या फिर R से कम, या फिर R से अधिक, या फिर शून्य। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, किसके समान होती है, R के बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, इन इफ़ द लेंथ ऑफ द वायर इज़ डबल्ड देन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बी। यदि तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो जो तार का विशिष्ट प्रतिरोध है, तार की लंबाई को दोगुना किया जा रहा है तो तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन है आपके पास, दोगुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, फिर अपवर्तित रहेगा। राइट आंसर इसका डी नंबर हो जाएगा, अपवर्तित रहेगा, कोई भी उसमें चेंज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, इफ़ द फॉरवर्ड वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज है, फॉरवर्ड वोल्टेज इन अ डायोड इज़ इंक्रीज्ड। सो डायोड पे एक फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज़ किया जा रहा है, द विड्थ ऑफ डेप्लेशन रीजन। डायोड की अग्रवोल्टता बढ़ाएं तो जो अवक्षय परत है उसकी जो चौड़ाई वो घटेगी, क्योंकि जो वोल्टेज है वो फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाया जा रहा है तो डायोड की जो डायोड पे बढ़ाया जा रहा है तो जो अवक्षय परत है वो उसकी जो चौड़ाई है वो घटेगी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आप याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हेन द रेजिस्टेंस वायर इज पास्ड थ्रू अ डाई द क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीजेज बाई 1%, द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज। प्रतिरोध तार को डाई से गुजारने पर अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल में 1% की कमी हो जाती है तो तार के प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा, वो नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। डाई मतलब एक मशीन होती है और उस मशीन से प्रतिरोध तार को गुजारा जाता है तो जो तार है वो और पतला हो जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। प्रतिरोध पूछा गया है, कमी हो जाए तो प्रतिरोध में, तो आर प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1/a², ये हो जाएगा डेल्टा आर अपान और इंटू 100 बराबर, ये ए स्क्वायर का ऊपर जाएगा तो 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। अब यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल, इसको 1% कम किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, इसको 1% कम किया जा रहा है, तो 2 इंटू 1 रख दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। अब यहाँ पे कितना निकल के आया 2%, तो 2% की क्या होगी, वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी भी है, 2% की कमी हो जाएगी, तो यहाँ पे आंसर जो आया वो 2 आया है। अब इसको हमने ये क्यों कह दिया कि 2% की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि सबसे ऊपर देखिए आप आर प्रोपोर्शनल a², मतलब a में अगर हम कमी करेंगे तो r बढ़ेगा। क्लियर। तो a आपका 1% कम हो रहा है, ये देखिए a आपका क्या है 1% की कमी हो रही है, तो a की कमी हो रही है तो जो r है वो आपका बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, हमने आंसर निकाला 2 निकाला, तो 2% इंक्रीज होगा। डी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बनेगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, 2 कोरेंट सोर्सेस मस्ट हैव द सेम। 2 कला संबंध स्रोतों के लिए निम्नलिखित में से क्या समान होना चाहिए, आयाम कलांतर फ्रिक्वेंसी, या फिर बी तथा सी दोनों।
याद रखिएगा, जो दो कला संबंध स्रोत होते हैं उसका जो कलांतर होता है और जो फ्रीक्वेंसी होती है ये दोनों समान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, बी तथा सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे घुमा फिरा के 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, आगे चल के आपको इसी वीडियो में दिखेंगे। बस इस बात को याद रखना कि दो कला संबंध स्रोतों के लिए कलांतर और फ्रीक्वेंसी दोनों समान होते हैं। ठीक है, आगे देखें। 34th नंबर क्वेश्चन है, इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन विथ डिप्लेशन रीजन ऑफ, अग्र बायस अवस्था में अवक्षय परत की चौड़ाई आपको बताना है। वही देखो, वही पूछा गया, अग्र बायस जो हम अभी आपने पीछे पढ़ा था फॉरवर्ड वोल्टेज, तो जिसमें उसमें जो अवक्षय परत की चौड़ाई होगी वो क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है, बी नंबर घटेगी, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था। 35th नंबर क्वेश्चन है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर इज़ इंक्रीज्ड इट्स रेजिस्टेंस, जब एक धातु चालक का तापमान बढ़ाया जाता है तो जो चालक का प्रतिरोध है हमेशा घटेगा, हमेशा बढ़ेगा, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, या फिर हमेशा एक जैसा रहेगा। देखिए, कहा गया कि एक धातु चालक का जो तापमान है बढ़ाया जाएगा। जब तापमान बढ़ाया जाएगा तो उस चालक में जो इलेक्ट्रॉन है उनका कोलिजन बढ़ जाएगा। कोलिजन जो बढ़ जाएगा उसकी वजह से यहाँ पे जो उसका प्रतिरोध होगा वो हमेशा बढ़ेगा गाइज। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का कोलिजन बढ़ जाता है, बी नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। पावरफुल परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड ऑफ, शक्तिशाली स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो कोबाल्ट के बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम के, टिन कोल के, या फिर कोबाल्ट स्टील के। बहुत आसान क्वेश्चन है और इसका डायरेक्ट आपको याद होगा, जो शक्तिशाली चुंबक होते हैं वो आपके कोबाल्ट स्टील के बनाए जाते हैं। राइट आंसर डी नंबर। अगला देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द वर्क डन इन अ मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इज द मेजर ऑफ। कहा गया कि विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच धनात्मक इकाई, कैसी इकाई? धनात्मक इकाई आवेश। आवेश कैसा इकाई है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आवेश कैसा इकाई है, द्वारा किया गया कार्य देता है। सो 4 ऑप्शन, प्रतिरोध, विभव, विभवांतर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर संधारित्र। विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच धनात्मक इकाई आवेश द्वारा किया गया कार्य क्या देता है, ये आपको बताना है। V बराबर क्या होता है? W/Q होता है। Q यहाँ पे क्या है? Q की वैल्यू क्या दे रखी है? 1। Q यहाँ पे देखिए इकाई आवेश, तो क्या हो जाएगा? V बराबर W/1, मतलब V बराबर W। तो जो किया गया कार्य है वो क्या देगा? वो विभवांतर देगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं भाई, एक एक क्वेश्चन रट के जाना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर, एक अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वो बढ़ता है तापमान बढ़ने के साथ, घटता है तापमान बढ़ने के साथ, तापमान में परिवर्तन से कोई अंतर नहीं आता, या फिर पहले घटता है बाद में तापमान के बढ़ने पे बढ़ता है। बात हो रही है यहाँ पे अर्धचालक की, तो याद रखिएगा अर्धचालक ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वो घटता है। तो घटता है बी नंबर, कब? ताप बढ़ने के साथ। अगर ताप बढ़ेगा तो घटेगा इसका रेजिस्टेंस, याद रखिएगा। ऐसे ही और क्वेश्चन आगे आपको मिलेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन है, फॉर द सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट द नेसेसरी कंडीशन इज दैट द टू सोर्स शुड, प्रकाश के निश्चित व्यतिकरण के लिए आवश्यक है कि दोनों स्रोत आवश्यक रूप से नियंत्रण कालांतर वाले हों, संकीर्ण हों, एक दूसरे के नज़दीक हो, या फिर समान आयाम के हो। तो मैंने आपको बताया था प्रकाश के निश्चित व्यतिकरण के लिए आवश्यक है कि दोनों जो स्रोत हैं वो आवश्यक रूप से नियंत्रण कालांतर के हों और आपके जो फ्रिक्वेंसी है वो भी नियत हो। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा, नियत कालांतर वाले हो। 40 नंबर क्वेश्चन है, ओम्स लॉ इज़ वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज़, ओम का नियम लागू होता है जब किसी चालक का तापमान होता है स्थिर होता है, बहुत अधिक होता है, बहुत कम होता है, फिर घटता बढ़ता रहता है। सो ओम का नियम, अगर ताप बहुत अधिक होगा तो ये भी गलत, बहुत कम ये भी गलत, घट बढ़ेगा तो भी ग्राफ नहीं मिलेगा, बहुत
कम होगा तो भी ग्राफ नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। तो अगर स्थिर रहेगा तो जो ग्राफ है वो मिलेगा, तो ओम का नियम यहाँ पे लागू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हेन फॉस्फोरस एंड एंटीमनी आर मिक्सड इन जर्मेनियम देन, यदि जर्मेनियम में फास्फोरस व एंटीमनी मिलाया जाए तो यह खालिस्तान का अर्धचालक बन जाएगा। किस प्रकार का अर्धचालक बन जाएगा? देखिए जर्मेनियम में फास्फोरस व एंटीमनी मिलाया जा रहा है, तो जो अर्धचालक बनेगा वो एन प्रकार का बनेगा। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, इन अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, शुद्ध धारिती परिपथ में औसत शक्ति क्षय VRMS इंटू IRMS डिपेंड्स ऑन कैपेसिटेंस, धारिता पर निर्भर करता है या फिर अनंत होता है या फिर शून्य होता है। 42 नंबर, शुद्ध धारिती परिपथ में औसत शक्ति क्षय, तो औसत शक्ति क्षय बराबर होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। एक चीज़ पता होगा आपको, C और L के लिए जो फाई होता है, फाई की वैल्यू होती है वो होती है π/2। यहाँ पे अगर वैल्यू रखोगे cos फाई की जगह पे π/2, तो cos π/2 मतलब 90 की जो वैल्यू होती है 0 होती है। तो यहाँ पे औसत शक्ति क्षय क्या आ जाएगा? 0। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट P प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E हैज़ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द एंगल बिटवीन P एंड E इज। कहा गया कि P परमाणु वाले द्विध्रुव आघूर्ण को एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है। इसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होने के लिए P व E के मध्य जो कोण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? तो वो कोण होना चाहिए 0, 0। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन है, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल व्हेन शॉर्ट सर्किट इज। एक सेल के सिरों पर विभवांतर बताना जब इसे लघुपथित कर दिया जाए। लघुपथित का मतलब इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए। एक बैटरी के सिरों पर विभवांतर बताना जब इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए, तो ऑब्वियस सी बात है 0 हो जाएगा। क्लियर है? प्लस माइनस जब आपस में जोड़ोगे, शॉर्ट सर्किट कर दोगे, तो विभवांतर क्या बचेगा? 0 हो जाएगा। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, यंग्स एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन अ एयर एंड देन परफॉर्म्ड इन वाटर, द फ्रिंज विथ। ये भी बड़ा क्वेश्चन, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है कि यंग के प्रयोग को हवा में करके फिर पानी में किया जाए तो जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो कैसी होगी? अपवर्तित रहेगी, घट जाएगी, बढ़ जाएगी या फिर अनंत हो जाएगी? डायरेक्ट मैं आंसर बता दूंगा लेकिन समझ नहीं आएगा आपको। तो देखिए यंग का जो प्रयोग है पहले हवा में किया जाता है और फिर पानी में। तो हवा के लिए इन एयर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू बराबर वो 1 होता है, और इन वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33। ठीक, अब म्यू बराबर होता है आपका, जो म्यू होता है आपका लेमडा के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब फ्रिंज की चौड़ाई बीटा होता है। बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। ये फ्रिंज की चौड़ाई बीटा बराबर, यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि बीटा जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? लेमडा के। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए म्यू प्रोपोर्शनल क्या है? लेमडा। लेमडा अगर घटाया जा रहा है तो जो म्यू है बढ़ाया जाएगा, अगर म्यू बढ़ेगा तो जो लेमडा ये घटेगा। समझ रहे हैं ना? समझिए, म्यू बढ़ेगा तो लेमडा घटेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ से समझिए, पहले कितना था? 1 था, फिर कितना हुआ? 1.33। एयर में 1 होता है, वाटर में 1.33। तो क्या किया जा रहा है? म्यू को यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है। म्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो अगर ये म्यू बढ़ेगा, ये म्यू आपका बढ़ेगा तो लेमडा घटेगा। अब लेमडा घटेगा तो ये बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके, तो ये भी आपका घट जाएगा। जो फ्रिंज की चौड़ाई है ये भी घट जाएगी। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट मैं बता देता आपको समझ नहीं आता, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है, अच्छे समझाया, आपको समझ आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार ट्राई करिएगा कॉपी पेन लेके। 46 नंबर क्वेश्चन है, लैम्प्स यूज्ड फॉर द हाउस लाइटनिंग आर कनेक्टेड इन। घरों के जो बिजली के बल्ब होते हैं वो किस क्रम में लगाते हैं। बहुत बार क्वेश्चन ये पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो घरों में जो बिजली के बल्ब होते हैं या फिर जो भी चीज़ें लगाई जाती है वो पैरेलल में लगाई जाती है, समांतर क्रम में लगाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, अ सरफेस इंक्लोज्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल, द फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज। एक सतह विद्युत द्विध्रुव को घेर लेती है तो उस सतह से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो कैसा होगा। अनंत होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा या फिर शून्य होगा। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। एक सतह विद्युत द्विध्रुव को घेर लेती है, ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू, एक सतह इसको घेर लेती है। अब इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा फाई बराबर क्या होता है आपको पता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब ये प्लस और ये माइनस जुड़ेगा जीरो, तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, क्यू की जगह की वैल्यू यहाँ पे क्या रखोगे, जीरो, तो फाई बराबर जीरो हो जाएगा। तो चुंबकीय फ्लक्स कितना आएगा यहाँ पे, जीरो। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एयरफोर्स एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 है, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रिफर्स टू। प्रकाश में विवर्तन व व्यतिकरण की किस सिद्धांत द्वारा व्याख्या संभव है। प्रकाश की क्वांटम प्रकृति, तरंग प्रकृति, तो राइट आंसर इसका यही हो जाएगा, बी नंबर। प्रकाश में विवर्तन व व्यतिकरण की किस सिद्धांत द्वारा व्याख्या है, प्रकाश की तरंग प्रकृति द्वारा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन है, अ वायर हैज रेजिस्टेंस 12 ओम, इट इज़ बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ इलेक्ट्रिक, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन एनी डायमीटर ऑफ द सर्कल। एक तार जिसका प्रतिरोध 12 ओम है, एक तार है जिसका प्रतिरोध कितना है, 12 ओम है, इसको मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है। तो किसी भी व्यास के वृत्त के सिरों के बीच प्रभावित प्रतिरोध आपको बताना है। ये तार है, इसका जो प्रतिरोध है 12 ओम है, और इसको क्या बनाया जाता है, इसको वृत्त बनाया जाता है। ओके, सही से नहीं बना, समझ जाओ आप, वृत्त बनाया जा रहा है, ठीक है। तो आर जो होता है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एल। तो ये 6 ओम हो जाएगा, ये भी 6 ओम हो जाएगा आपका। अगर इसको ए और बी मान लें तो इन सिरों पे आपको जो प्रतिरोध है वो बताना है। तो ये कैसे जुड़े हुए हैं आपके, ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में प्रतिरोध क्या होता है, आर बाई एन, एन कितना है 2, आर कितना है 6, तो आर 6/2 कितना हो जाएगा, 3 ओम। प्रतिरोध कितना निकल के आ जाएगा, 3 ओम। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का, अ सेमी कंडक्टर इज कूल्ड फ्रॉम T1 टू T2K देन इट रेजिस्टेंस। एक अर्धचालक को T1 के से T2K तक ठंडा किया जाता है, तो इसका प्रतिरोध आपको बताना है। मैंने कहा है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इसी टाइप के 3 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मैंने कराए हैं, बस वो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो वही मैंने आपको करवाए हैं। और 2 क्वेश्चन करवा चुका और तीसरा इस तरीके से कर दिया गया है कि एक अर्धचालक है सेमीकंडक्टर, उसको T1K से T2K तक ठंडा किया जा रहा है। अगर आपने गलती से इस ठंडा नहीं पढ़ा और सिर्फ T1 T2 देख लिया तो आपको ऐसा लगेगा T1 से T2 किया जा रहा है मतलब ताप को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन नहीं, T1 से T2K तक ठंडा किया जा रहा है मतलब ताप को घटाया जा रहा है। और जब एक सेमीकंडक्टर के ताप को घटाएंगे, जो टेम्परेचर है उसको घटाएंगे, तो जो उसका रेजिस्टेंस है वो घटेगा कि बढ़ेगा, आप बताइए, घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा। अभी मैंने आपको बताया, 1000 बार बताया आपको। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, बस जो वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है। मैं आपको समझाऊंगा, ये क्वेश्चन बने रहिएगा। व्हेन अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ इज ड्रॉन थ्रू अ सीरीज ऑफ डाइज टू रिड्यूस इट्स डायमीटर टू हाफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम। कहा गया कि एक सीमित लंबाई के एल्यूमिनियम के तार के टुकड़े को इस तरह खींचा जाता है कि इसका जो व्यास है, क्या है, इसका जो व्यास है ये आधा रह जाता है। यहाँ पे व्यास की जगह पे कभी कभी त्रिज्या पूछ लिया जाता है, आधा की जगह पे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना कुछ भी किया जा सकता है, तो वो आप याद रखिएगा। तो इतना हो गया, तो अब इसके बाद इसका जो प्रतिरोध है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो जो प्रतिरोध होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल त्रिज्या की पावर 4 होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायमीटर जो आपका व्यास है उसकी पावर 4 होता है। तो यहाँ पे जो हम पहली क्वेश्चन बनाएंगे वो बनाएंगे R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/d की पावर 4 होता है।
होता है तो हमारी इक्वेशन बनेगी r बराबर 1/d⁴। ये पहली इक्वेशन है। अब क्या किया जा रहा है कि जो ये d है इसको यहाँ पे आधा किया जा रहा है। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, आधा किया जा रहा है। तो जो नया प्रतिरोध है वो आपको बताया, तो नया प्रतिरोध हमने मान लिया r डैश, तो यहाँ पे 1/d की जगह पे क्या किया जा रहा है, d/2, d को क्या किया जाए, आधा किया जा रहा है। अब इसकी पावर 4 हो जाएगी, तो 1/d⁴। अब अपॉन में 2⁴ है तो वो 2⁴ ऊपर चला जाएगा, तो 2⁴ कितना होता है यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो r डैश बराबर 16 × 1/d⁴ बचेगा। ठीक है, तो r डैश बराबर 16 × 1/d⁴। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट में r की वैल्यू क्या है, 1/d⁴। तो 1/d⁴ की जगह पे हम r रख सकते हैं, राइट। तो r डैश बराबर 16r। तो यहाँ पे जो आपका नया प्रतिरोध है वो पुराने प्रतिरोध का 16 गुना हो जाएगा, और यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसी तरीके से आपको करना है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे व्यास की जगह पे त्रिज्या हो सकता है, आधा, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, कैसे भी करके एग्जाम में आपको इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ऐसे ही बेस्ट क्वेश्चन हमारे इस महा PDF में रखे हैं, सारे आप तैयार कर लेना। न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछे जाते हैं सब आपको इस PDF में मिलेगा। तो दूसरा एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको लगता है कि मैंने लिंक के थ्रू पेमेंट कर दिया, PDF मिले ना मिले वगैरह वगैरह, तो मैं ये आपको अपना पर्सनल नंबर दे रहा हूँ। इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम जो भी आप यूज़ करते हो इससे आप इसमें पेमेंट करिए। और इसी नंबर पे एक व्हाट्सएप अकाउंट है, तो वहाँ पे उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप भेज देना। अब पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है भेज देंगे तो जो PDF है वो मैं आपको यहीं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगा। तो सिंपली आप उस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे और तैयार कर लेंगे। बाकी चलिए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, व्हेन अ मैग्नेटिक सब्सटेंस इज हीटेड देन इट। जब चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है तो यह है। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास। तो आपने जब चुंबकीय पदार्थ के चुंबक के बारे में पढ़ा होगा तो चुंबकीय पदार्थ का एक गुण आपने पढ़ा होगा, जब चुंबक को गर्म किया जाता है तो उसका जो चुंबकत्व होता है वो या तो कम हो जाता है या फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए शक्तिशाली बन जाता है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी चुंबकत्व को खो देता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब चुंबक की पदार्थ को गर्म करेंगे तो उसका जो चुंबकत्व है वो ख़त्म हो जाएगा। बी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 है, फेज ऑफ करंट इन LCR सर्किट। श्रेणी LCR में धारा की जो कला है वो विभव के कला में होती, गलत। विभव की कला से आगे गलत, विभव की कला से पीछे, ये भी गलत है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा। अनुनादी आवृत्ति से पहले विभव की कला से आगे होता है, फिर और अनुनादी आवृत्ति के बाद विभव की कला से पीछे होता है। तो डी नंबर इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर एन इंसुलेटर इज। कुचालकों का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होगा ये क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया। चलो इसको आप लोग सॉल्व करना। राइट आंसर इसका डी नंबर हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, साउंड वेव्स शोज मोर डिफ्रैक्शन एज कंपेयर टू लाइट रेज। ध्वनि तरंगे प्रकाश तरंगों की तुलना में अधिक विवर्तन प्रदर्शित करती हैं, क्यों, ऐसा क्यों होता है, ये आपको बताना। 4 ऑप्शन। चलिए मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ वरना थोड़ा सा टाइम जाएगा। देखिए जो ध्वनि तरंगे होती हैं यहाँ पे, ध्वनि तरंगों के लिए जो तरंग दैर्ध्य होता है लेमडा वो ज़्यादा होता है प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य की अपेक्षा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा, प्रकाश तरंगों की तुलना में ध्वनि तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य होती है, जो वेव लेंथ होती है वो अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 56 नंबर क्वेश्चन, 2 कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2 आर इक्वली चार्ज्ड, द रेशियो ऑफ देयर प्रोपोर्शनल देयर पोटेंशियल इज। दो चालक गोले जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 हैं, इन पर आवेश की मात्रा समान है। क्या समान है, आवेश समान है, तो इनके विभवों का अनुपात आपको बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो विभवों का अनुपात बताना है, तो V बराबर होता है KQ/R, जहाँ पे Q क्या है, यहाँ पे आवेश है, और आवेश यहाँ पे कैसा दिया गया, आवेश की मात्रा यहाँ पे समान रहेगी। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/R, यहाँ से ये निकल आएगा, निकल आया। ठीक है, अब क्या क्या आ जा रहा है, V1/V2 बराबर 1/R1 1/R2। तो R2 ऊपर जाएगा, तो V1/V2 बराबर R2/R1। और यही पूछा गया है आपसे कि V1 और V2 का अनुपात आपको बताना है, इनके विभवों का अनुपात। तो R2/R1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है
वो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल तैयार रहिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, एज द टेम्परेचर ऑफ अ मेटेलिक रजिस्टर इज इंक्रीज द प्रोडक्ट ऑफ रजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। एक धात्विक प्रतिरोध का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोधकता एवं चालकता का जो गुणांक है वो आपको बताना है कि इनका जो गुणनफल होगा वो बढ़ता है, घटता है, या फिर घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, या फिर नियत रहता है। तो एक फार्मूला आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, तो एक फार्मूला आपको याद होगा। फार्मूला क्या होता है? चालकता बराबर क्या होता है? चालकता बराबर यहाँ पे 1/, प्रतिरोधकता होता है। चालकता को किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से, सिग्मा बटे 1/ρ। ठीक, तो अब इनका गुणा करोगे, आप पूछा जा रहा है कि प्रतिरोधकता एवं चालकता का गुणनफल कितना होगा, तो इन दोनों का गुणन कर लो। तो यहाँ पे चालकता गुणन प्रतिरोधकता बराबर कितना बचेगा? 1 मतलब नियत रहता है, तो डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल एक फार्मूला है और जिसमें इन दोनों का गुणन है, तो इन दोनों के गुणन पूछा गया कि क्या होगा, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो जो 1 आएगा मतलब नियत रहेगा, तो डी नंबर करेक्ट आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन है, इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर देयर मेनली आर। कहा गया कि पी प्रकार के जो अर्धचालक है उनमें मुख्यतः क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोटर होते हैं, ए व बी दोनों, या फिर नन ऑफ दीज। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, याद रखिएगा। जो पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं उनमें होल, जिसे ये हिंदी में कोटर कहते हैं, और जो एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं उनमें आपके इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। पी प्रकार के पूछा गया तो कोटर होल्स, अगर एन प्रकार के पूछ लिया जाए तो ऑप्शन आपको मिलेगा एक इलेक्ट्रॉन वाला, तो वो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज विथ। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निम्न के साथ बढ़ता है। अब किसी भी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो 2 चीज़ों पर निर्भर करता है, उसके तापमान पर और उसके पदार्थ की प्रकृति पर, टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ सब्सटेंस पर। तो 3 ऑप्शन आपको नीचे दिख रहे होंगे, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर और पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ सब्सटेंस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको यहाँ पे दिख रहा है ताप में वृद्धि के साथ, तो ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगर कहीं पे भी आपको ऑप्शन ये दिखता है कि नेचर ऑफ सब्सटेंस, तो वो आप सही करेंगे, अगर ताप में वृद्धि वाला ऑप्शन नहीं है तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। कन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन इन सम रूम कैन बी हियर्ड बाई द पर्सन आउटसाइड द रीजन फॉर इट इज़। किसी कमरे में होने वाली बातचीत कमरे के बाहर खड़े व्यक्ति को सुनाई पड़ती है, और इसका रीजन क्या होता है, इसका कारण क्या होता है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार आपने पढ़ा होगा, विवर्तन के कारण ये होता है, तो सी नंबर इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 61 नंबर क्वेश्चन है, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर वन शुड कनेक्ट अ। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए क्या जोड़ना चाहिए? 4 ऑप्शन आपके पास। मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक गैल्वेनोमीटर को आ मीटर में परिवर्तित करने के लिए क्या जोड़ना चाहिए। तो दोनों चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए आपको गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को यहाँ पे जोड़ना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पे श्रेणी में उच्च प्रतिरोध आपको जोड़ना होगा। अगर क्वेश्चन पूछा गया था एयरफोर्स में कि गैल्वेनोमीटर को आ मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो गैल्वेनोमीटर को अगर आपको आ मीटर में परिवर्तित करना है तो गैल्वेनोमीटर के साथ यहाँ पे समांतर श्रेणी में निम्न प्रतिरोध जोड़ेंगे, जो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है ना। तो गैल्वेनोमीटर को आ मीटर में परिवर्तित करने के लिए आपको समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ना होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सेमीकंडक्टर इट्स रेजिस्टेंस। ये बात पहले भी मैंने आपको बढ़ाई कि ताप बढ़ने के साथ जो अर्धचालक होते हैं, जो उनका ताप बढ़ाएंगे तो जो अर्धचालक है उनका जो प्रतिरोध है वो घटेगा। तो ऑप्शन नंबर ताप यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, तो जो प्रतिरोध है वो घटेगा। तो ए नंबर इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। निम्न में से कौन सा कथन है जो गलत है? तो अब इसके लिए हमें सारे कथन पढ़ने होंगे। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च होता है, तो ये कथन यहाँ पे सही है। अमीटर का जो प्रतिरोध है वो अल्प होता है, ये भी सही है। परिपथ में अमीटर को चालक के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो परिपथ में अमीटर को चालक के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये यहाँ पे गलत है। तो आपको यही बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। तो
तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 64 नंबर क्वेश्चन है। कॉन्स्टेंटन वायर इज़ यूज्ड इन मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बिकॉज इट इज़। मानक प्रतिरोध बनाने में कॉन्स्टेंटन तार का प्रयोग होता है, क्यों? क्योंकि इसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक है वो नगण्य होता है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 65 नंबर। ऑल फ्रिंजेस ऑफ डिफ्रैक्शन आर। विवर्तन की फ्रिंजें प्राप्त होती हैं, कैसे प्राप्त होती है? एक समान तीव्रता से, असमान चौड़ाई से, समान चौड़ाई से की, या फिर एक समान तीव्रता की, असमान चौड़ाई की, समान चौड़ाई की, या फिर अंधकार में, फुल डार्कनेस। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विवर्तन की जो फ्रिंजें होती हैं वो असमान चौड़ाई की प्राप्त होती हैं, अनइक्वल विड्थ, बी नंबर करेक्ट आंसर। 66 नंबर क्वेश्चन है। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग वायर द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। धारा प्रवाहित चालक तार के अनुदिश चुंबकीय प्रेरण का मान आपको बताना है कितना होता है। राइट आंसर इसका ए नंबर 0 होता है। अगला देखिए 67 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने एक गलत कर दिया शायद। सही है, सही है, सही है, ठीक है, ठीक है, 0 होता है, 0। अगला देखिए 67 नंबर क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ 1 टेस्ला इन गॉस इज। 1 टेस्ला का मान कितने गॉस के बराबर होता है? गॉस की प्रमेय पढ़ी होगी, हाँ तो बताइए। 10⁴। सी नंबर करेक्ट आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन है। एट 0 केल्विन सिलिकॉन वी हैव। 0 तापमान पर जो अर्धचालक है वो आपका कैसा व्यवहार करता है? अतिचालक की तरह, चालक की तरह, कुचालक की तरह, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 0 केल्विन तापमान पर जो अर्धचालक है वो कुचालक की तरह व्यवहार करता है, इंसुलेटर की तरीके व्यवहार करता है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 69। द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। किसी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का प्राप्त किया जाता है, या फिर ऐसे का लिखा है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्राप्त किया जाता है। किसी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्राप्त किया जाता है गॉस के नियम से, फैराडे के नियम से, कूलाम के नियम से, फिर बायो सावर्त के नियम से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बायो सावर्ट के नियम से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे तैयार करके जाना। डिटरमाइन डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की विमा आपको बतानी है। तो हमारी महा PDF में आपने पढ़ा होगा निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट की विमा। तो अगर आपने पढ़ी है तो बताइए एप्सिलॉन नॉट की विमा। विमाएँ मैंने आपको बताई हैं, जितनी महा PDF में दी हैं सारी रट लेना। अगर एक विमा आपसे पूछी जाएगी तो उस PDF के बाहर नहीं आएगी। बेस्ट जो विमाएँ वहाँ पे हमने रखी हैं। तो अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आपको याद करना पड़ेगा, फिर विमा निकालनी पड़ेगी। इतना टाइम एग्जाम में होता ही नहीं, तो आपको रट के जाना पड़ेगा। m⁻⁻1, l⁻⁻3, t⁴ और a⁻2 ये आपकी होती है निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट की विमा, ए नंबर। अगला देखिए 71 नंबर क्वेश्चन है। व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ टोरॉइडल कॉइल इज डबल्ड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी विल बिकम। जब किसी टोरॉइड में फेरों की जो संख्या है उसको दोगुना की जाती है तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान आपको बताना है, क्या होगा? टोरॉइड में फेरों की संख्या को दोगुनी अगर कर दिया जाएगा तो डायरेक्ट याद रखना कि जो चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व है वो भी दोगुना हो जाएगा, क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये सारे फार्मूला का खेल है। फार्मूले अगर आपको अच्छे से याद है, उनके बीच रिलेशन याद है, तो बस उसी में आपको घुमा फिरा के जो क्वेश्चन से बनाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इन अल्टरनेटिंग सर्किट प्रोवाइड्स मैक्सिमम पावर। प्रत्यावर्ती परिपथ में निम्न में से कौन सा युक्त परिपथ अधिकतम शक्ति प्रदान करता है? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल प्रतिरोध। 73 नंबर क्वेश्चन है। अ प्रोटॉन चार्ज प्लस ई कूलाम्ब इंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ बी टेस्ला परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स विथ स्पीड v। द फोर्स ऑन द प्रोटॉन इज।
कहा गया है कि एक प्रोटॉन जिस पे ई कूलम आवेश है v वेग से किसी चुंबकीय क्षेत्र जिसका स्ट्रेंथ टेस्ला है चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत प्रवेश करता है तो प्रोटॉन पर जो बल होगा वो क्या होगा। सिंपल से ये फॉर्मूला है जो होता है ई वी बी। जो बल बराबर क्या होता है, प्रोटॉन पर जो बल लगेगा वो ई वी बी के बराबर होगा। तो ई और वी और बी का गुणा कर दो तो इस तरीके से यहाँ पे न्यूमेरिकल भी बनता है। यहाँ पे ई वी बी का वैल्यू यहाँ पे दिया रहेगा और आपसे जो बल होगा वो पूछा जाएगा। तो ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर। 74 नंबर क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट ट्रांसपोर्ट। विद्युत चुम्बकीय तरंगें संचरित नहीं करती हैं ऊर्जा, आवेश, संवेग या फिर सूचना। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें आपकी जो चार्ज है इसका संचरण नहीं करती हैं, बी नंबर करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, अ डायरेक्ट करंट इज सेंट थ्रू अ हेलिकल स्प्रिंग। द स्प्रिंग, एक सर्पिलाकार स्प्रिंग में एक दिष्ट धारा प्रवाहित की जाती है तो जो स्प्रिंग है वो सिकुड़े की लंबी हो जाएगी, अक्ष के परितः घूर्णन करने लगेगी, उत्तर की ओर गति करने लगेगी। तो किसी भी सर्पिलाकार स्प्रिंग में एक दिष्ट धारा प्रवाहित की जाती है तो जो स्प्रिंग होती है वो आपकी सिकुड़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ़ लाइट ऑफ लो वेवलेंथ इज़ यूज्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देन विड्थ ऑफ द फ्रिंज विल। ये यंग के द्विलिष्ट प्रयोग में यदि तरंग दैर्ध्य का मान कम कर दिया जाए तो जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो आपको बतानी है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया फ्रिंज की चौड़ाई बीटा बराबर क्या होता है, लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। इससे आपको निकालना है। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू कम की जा रही है, यहाँ पे तरंग दैर्ध्य की वैल्यू कम की जा रही है। तो बीटा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लेमडा हो जाएगा। तो लेमडा में जो भी आप करोगे कम ज़्यादा तो वो उसका फ़र्क आपका फ्रिंज की चौड़ाई पे भी पड़ेगा। तो इसकी जो वैल्यू है, जो मान है उसको कम किया जा रहा है। तो लेमडा अगर कम करेंगे तो जो बीटा है फ्रिंज की चौड़ाई वो भी कम होगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बीटा बराबर लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कम से कम 10 क्वेश्चन आपके इससे बनते हैं। तो इससे एक क्वेश्चन आने के 100% चांसेस है कि आपके एग्जाम में आएगा। कुछ भी पूछ सकता है आपके, यहाँ पे डी घटाया बढ़ाया जा सकता है, लेमडा घटाया बढ़ाया जा सकता है, बी पूछा जा सकता है, बी के साथ छेड़खानी की जा सकती है तो यहाँ पे आपसे लेमडा पूछा जा सकता है, कुछ भी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तैयार करिएगा। इवन वो हम करते हैं। फॉर द होलो थिन सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग पाइप विच एलिमेंट इज़ करेक्ट। खोखले पतले बेलनाकार धारावाही पाइप के लिए कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। 4 कथन है। तो पहले हम बना लेते हैं एक छोटा सा और आपको मैं समझा देता हूँ। ये हो गया आपका खोखला पतला बेलनाकार धारावाही पाइप। अब इसमें पहला ऑप्शन है पाइप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र शून्य नहीं होगा। तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बी वो शून्य होता है। तो ऑप्शन पहला ये गलत हो जाएगा। पाइप के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा तो पाइप के बाहर ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे होता है तो शून्य नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। पाइप के बाहर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा तो ये जो पाइप के बाहर विद्युत क्षेत्र ई होता है ये यहाँ पे शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यही इसका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। चौथा जो भी है गलत हो जाएगा। अगला देखिए 78 नंबर क्वेश्चन, फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज। नाभिक में प्रोटॉन तथा प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा और आप बिना सोचे समझे ऑप्शन नंबर सी सही कर दोगे। प्रोटॉन तथा प्रोटॉन के बीच प्रतिकर्षण लगेगा जो कि गलत है। याद रखिएगा नाभिक में प्रोटॉन तथा प्रोटॉन के बीच जो बल लगेगा वो है आपका अट्रैक्टिव फोर्स, आकर्षण फोर्स। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और भी क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। प्रोटॉन तथा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इनके बीच जो बल लगता है वो कौन सा लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, आकर्षण बल लगता है, ए नंबर। 79 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ लेंथ एंड नंबर ऑफ टर्न्स बिकम हाफ फॉर अ सोलेनॉइड देन वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स। यदि एक परिनालिका की लंबाई, क्या लंबाई तथा घेरों की संख्या, लंबाई तथा घेरों की संख्या दोनों आधी करी जा रही है तो आपको बताना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका मान क्या होगा। मैंने बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ ताकि आप एक बार में क्वेश्चन को पकड़ लो, उसका जवाब दे दो। तो जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान आपको बताना है, मैं निकालता हूँ, तब तक कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर होता है म्यू नॉट एन आई। तो बी बराबर म्यू नॉट, स्मॉल एन की वैल्यू होती है कुल फेरों की संख्या अपॉन एल, मतलब कैपिटल एन अपॉन एल, और ये हो जाएगा आपका आई। क्लियर। इसको फर्स्ट इक्वेशन हम बना देते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा होगा चुंबकीय क्षेत्र आपको निकालना है कंडीशंस के हिसाब से, बी डैश मान लेते हैं। तो म्यू नॉट है, फेरों की संख्या कैपिटल एन, इसको क्या किया जा रहा है, आधा किया जा रहा है, और आई आपका वही है। और जो नीचे दूरी है आपकी परिनालिका की जो लंबाई है एल, उसको भी आधा किया जा रहा है। तो एल बाई 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो इस 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा। तो बीटा डैश बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, नीचे लिख देता हूँ, बीटा डैश बराबर म्यू नॉट
एन आई अपॉन एल। तो इक्वेशन फर्स्ट में देखिए म्यू नॉट एन आई अपॉन एल है, तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं, बीटा डैश बराबर इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, बीटा रख सकते हैं। तो बीटा डैश बराबर कितना है, बीटा, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जो नया चुंबकीय क्षेत्र होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे वो आपका समान रहेगा। समझ आया? बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहले करवा चुका हूँ। हाइस्टेरिसिस प्रॉपर्टी इज सोन बाय। अब कह रहे हो पहले करवा चुके हो तो दोबारा क्यों करवा रहे हो? नहीं, पहले अलग था अब अलग है। अब बताओ इसका जवाब। सहशीलता गुण दर्शाता है। तो पहले ऑप्शन था, ऊपर क्वेश्चन था कि लौ चुंबकी द्वारा, लौ चुंबकी का एक गुण आपको बताना था, तो ऑप्शन में सहशीलता था, तो यहाँ पे डायरेक्ट जो ऑप्शन था उसको सहशीलता क्वेश्चन बना दिया गया, जो क्वेश्चन था उसको ऑप्शन में रख दिया गया। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए 81 नंबर क्वेश्चन है। द थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ लाइट वॉज फर्स्ट और प्रोपाउंडेड। प्रकाश की प्रकृति के विषय में सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। हाइगन ने, फोको ने, न्यूटन ने, मैक्सवेल ने। ये क्वेश्चन तो यार बहुत बार पढ़े होंगे। चलो एक क्वेश्चन का जवाब तो दे दो कमेंट बॉक्स में। 81 छोड़ रहा हूँ, ठीक है, दे देना। 82 नंबर क्वेश्चन है। इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द एवरेज एनर्जी डेंसिटी इज एसोसिएटेड विद। विद्युत चुंबकीय तरंगों में औसत ऊर्जा घनत्व किसके साथ संबंधित है? तो जो औसत ऊर्जा घनत्व है किसमें, चुंबकीय तरंगों में नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, समान रूप से विद्युत और तथा चुंबकीय क्षेत्र के साथ। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, ये बड़ा कठिन क्वेश्चन है। व्हेन अल्फा एंड बीटा रेज आर सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड which is perpendicular to the direction of their motion with their same speed, the curvature of path of both the particles are। अल्फा और बीटा किरणों को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित किया गया है। यदि इनकी चालें समान हो, क्या समान है, v समान है, तो पथों की वक्रता आपको बतानी है। बहुत कठिन क्वेश्चन है, समझाने की कोशिश करता हूँ। अल्फा बीटा ये दोनों आपके आवेशित कण हैं, चार्ज पार्टिकल हैं। अब इनको अगर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित करोगे तो ये कैसी गति करेंगे, ऐसी गति करेंगे, गोलाकार ऐसी गति करेंगे, ठीक है। अब ये अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया। अब यहाँ पे जो वक्रता होगी r बराबर, वक्रता त्रिज्या r बराबर क्या होता है फॉर्मूला, mv/qb। v तो आपका समान है, चुंबकीय क्षेत्र एक ही चुंबकीय क्षेत्र में है ना, q भी आपका समान है। तो यहाँ से आपको निकालना है आर अल्फ़ा और आर बीटा। आर अल्फ़ा आर बीटा जब इस समीकरण से निकालोगे तो जो आर अल्फ़ा है वो ज़्यादा आएगा। तो जिसकी त्रिज्या आर अल्फ़ा मतलब अल्फ़ा की त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या जो अल्फ़ा की त्रिज्या है वो ज़्यादा होगी और बीटा कम होगी। तो ये कैसा होगा, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, ये बीटा होगा, ये अल्फ़ा होगा। तो जो छोटा है उसकी जो वक्रता होगी वो अधिक होगी। तो ऑप्शन नंबर आपको पढ़ने हैं, जो सी नंबर है बीटा किरणों के लिए अधिक होगी, इसकी वक्रता जो है अधिक होगी, क्योंकि इसकी जो त्रिज्या है वो कम है। समझ गए? जितना आता था उतना समझा दिया इस क्वेश्चन के बारे में। बाकी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको लगाइएगा ज़रूर। 84 नंबर क्वेश्चन है। यंग्स एक्सपेरिमेंट इस्टेब्लिशेस दैट। यंग के प्रयोग से सिद्ध होता है, 4 ऑप्शन है। तो यंग ने किसके बारे में बताया था, प्रकाश में तरंगों के बारे में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, सो ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए। द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट न्यूक्लियर फोर्सेज। नाभिकीय बलों के बारे में सही कथन, 4 कथन लिखे हैं। ये बलों में सर्वाधिक शक्तिशाली होते हैं, ये लघु परास बल होते हैं, ये बल आवेश पर निर्भर नहीं करते। तो देखो, ये बलों में सर्वाधिक शक्तिशाली बल होते हैं, ये लघु परास बल होते हैं, ये बल आवेश पर निर्भर नहीं करते। तीनों बातें सही है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय बलों के बारे में। अगला है क्वेश्चन नंबर 86। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई आपको बतानी है। फंस जाओगे इस क्वेश्चन में, बता के दिखाओ। 86 का जवाब देना, मैं चेक जरूर करूँगा और सभी को 86 का जो कमेंट करेंगे उनको जवाब दूंगा। चलो इसका जवाब दो, आप दे दो यार, देखता हूँ फंसते हो कि नहीं फंसते हो। देखिए, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मतलब है यहाँ पे चुंबकीय प्रेरण। अब जवाब दे दोगे आप। चुंबकीय के प्रेरण बी, तो बी का जो मात्रक होता है क्या होता है, टेस्ला होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही कर दोगे। अगर आपको टेस्ला नहीं पता है, आपको अगर वेबर पर मीटर स्क्वायर पता है तो आप बी सही कर दोगे। ये भी नहीं पता है, अगर आपको न्यूटन पर एम्पियर मीटर पता है तो आप फिर सी सही कर दोगे। और बस इन तीनों में कोई भी सही करोगे फंस जाओगे, क्योंकि तीनों ही मात्रक हैं आपके चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेस्ला आपको पता है डायरेक्ट। दूसरा मैं जो वेबर पर मीटर स्क्वायर ये मैं आपको बता देता हूँ। फाई बराबर क्या होता है, बी ए होता है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, फाई अपॉन ए। फाई का क्या हो जाएगा, वेबर, और ए का मीटर स्क्वायर हो गया।
तीसरा आपका F बराबर IBL से निकाल लो, B बराबर F अपॉन IL। F का क्या हो जाएगा न्यूटन पर, I का एम्पियर और L का मीटर, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर। C नंबर भी हो गया, तो ये तीनों सही हो जाएंगे, तो D नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाएगा और फंस जाओगे। 87 नंबर याद रखना है क्वेश्चन। इन द न्यूक्लियर प्रोसेस, ये न्यूक्लियर प्रोसेस दी, नाभिकीय प्रक्रम दिया है, तो इसमें जो X होता है वो क्या है। तो इस नाभिकीय प्रक्रम में जब बीटा प्लस निकलता है, बीटा प्लस, तो बीटा प्लस के साथ यहाँ पे जो X होता है इसको न्यूट्रिनो कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बीटा माइनस आ रहा है तो एंट्री न्यूट्रिनो निकलेगा, एंटी न्यूट्रिनो। तो अगर प्लस आ रहा है तो याद रखिएगा न्यूट्रिनो ऑप्शन होगा, अगर माइनस आ रहा है तो जो X होगा यहाँ पे उसको एंट्री न्यूट्रिनो कहते हैं। ए नंबर करेक्ट आंसर। अगला देखिए 88 नंबर क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप इज R एंड अ करंट इज I इज फ्लोइंग इट, द इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट विल। R त्रिज्या के वृत्तीय लूप पे, कैसे लूप पर, वृत्तीय लूप पर I धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M आपको निकाल के दिखाना है। कर दो। कैपिटल N बराबर होता है, क्या होता है NaI। N की वैल्यू तो यहाँ पे दी ही नहीं है, तो N हटा दो, कैपिटल M बराबर AI होता है। A भी नहीं है यहाँ पे, क्या है R है, तो वृत्तीय लूप है, तो वृत्तीय लूप का A कितना हो जाएगा पाई R स्क्वायर, तो पाई R स्क्वायर I, पाई R स्क्वायर I। C नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 89 नंबर क्वेश्चन है। सम चार्ज इज़ गिवन टू अ कंडक्टर देन इट्स पोटेंशियल। एक चालक को कुछ आवेश दिया जाता है तो इसका जो विभव है, देखिए किसी भी चालक को अगर आप आवेश दोगे तो उसके हर जगह पर जो विभव होगा पूरे संपूर्ण चालक पे वो समान रहता है। तो ये पढ़ लेना आप सारे ऑप्शन। ऑप्शन नंबर C आपको दिख रहा है, संपूर्ण चालक पर समान होगा, यही करेक्ट आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन है। एंगल ऑफ डिप, डिप मतलब नतिकोण का मान, एट द मैग्नेटिक इक्वेटर। चुंबकीय निरक्ष पर नतिकोण का मान आपको बताना है क्या होता है। चुंबकीय निरक्ष पर नतिकोण का मान जो होता है वो 0 डिग्री होता है, और चुंबकीय ध्रुव पर भी पूछा जाता है, तो चुंबकीय ध्रुव पर नतिकोण का मान यहाँ पे 90 डिग्री होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन। इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द एवरेज एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विथ मैग्नेटिक फील्ड विल बी। विद्युत चुंबकीय तरंगों में औसत ऊर्जा घनत्व चुंबकीय क्षेत्र के साथ संबंधित होगा। तो यहाँ से आपको औसत ऊर्जा घनत्व का फार्मूला बताना है चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत चुंबकीय तरंगों में। तो उसका फार्मूला होता है, एक और आपको पता होगा, विद्युत सिर्फ विद्युत तरंगों की अगर बात करें तो उसका जो औसत ऊर्जा घनत्व होता है उसका फार्मूला क्या होता है वो भी पूछा जाता है। तो वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर होता है, ये भी पूछा जाता है। अगर चुंबकीय तरंगों में पूछा जाए तो वो होता है हाफ B स्क्वायर अपान म्यू नॉट। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो B स्क्वायर अपान 2 म्यू नॉट, ऑप्शन नंबर B आपको दिख रहा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये भी वाला भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, दोनों में से कोई ना कोई आ जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन है। एट जियो मैग्नेटिक पोल्स द एंगल ऑफ डिप। चुंबकीय ध्रुवों पर नतिकोण का मान अभी आपको बताया कितना होता है 90 डिग्री, डी नंबर। 93 है। द वर्क ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत मोटर का कार्य। AC को DC, DC को AC या फिर ए दोनों। तो ना AC को DC ना DC को AC करता है, तो C भी गलत हो जाएगा। अगर 3 गलत हो गए तो सिंपल सी बात है, चौथा आपका सही होगा। AC को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करना, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये मोटर का कार्य होता है। 94 नंबर क्वेश्चन है। इन मोस्ट स्टेबल न्यूट्रॉन नंबर n एंड प्रोटॉन नंबर यहाँ पे z दिया है, हैज़ द रिलेशन। भारी पूछा गया कि भारी स्थायी नाभिक में न्यूट्रॉन संख्या n तथा प्रोटॉन संख्या z में संबंध क्या होता है। तो देखिए भारी स्थायी नाभिक में जो न्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन के, इसको z बनाया गया, तो प्रोटॉन के बराबर होता है या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारी की जगह पे अगर हल्का कर देते हैं तो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन से कम होता है। तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। एट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH एंड द एंगल ऑफ डिप इज थीटा इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी के उत्तरी चुंबकीय ध्रुव पर 36 घटक BH तथा नतिकोण का मान आपको बताना है।
तो अभी आपको बताया चुंबकीय ध्रुव पर जो नति कोण होगा थीटा बराबर कितना होगा 90 डिग्री। अगर सेम यही क्वेश्चन आता है तो आप इसमें टाइम नहीं गवाएंगे, आप BH नहीं निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए थीटा बराबर 45 है, गलत हो जाएगा। थीटा बराबर 0 ये भी गलत हो जाएगा। थीटा बराबर 45 ये भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी में थीटा बराबर 90 है और आपको पता है चुंबकीय ध्रुव पर जो थीटा है नति कोण का मान 90 डिग्री होता है, तो सी आप कर दोगे। लेकिन अगर दो ऑप्शन में यहाँ पे आपको अगर 90 दिख जाता है तो फिर आपको BH निकालना पड़ेगा, क्षैतिज घटक। BH बराबर होता है बी कॉस थीटा, ठीक। तो बी कॉस 90 का मान 0, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो BH बराबर कितना आ गया 0। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए। द फ्रिंज विथ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंक्रीजेज व्हेन। यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ती है जब। चार ऑप्शन है आपके पास। तरंग दैर्ध्य बढ़ाई जाए, चलो हम पहले वो लिखते हैं। बीटा बराबर क्या होता है लेमडा D/D, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है तरंग दैर्ध्य बढ़ाई जाए, तो बीटा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लेमडा होती है। अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ाओगे तो जो बीटा है, जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो बढ़ेगी। तो यही पूछा गया कि फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ती है कब बढ़ेगी, जब तरंग दैर्ध्य बढ़ाई जाए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको घटाओगे तो भी आपकी बीटा बढ़ेगी, लेकिन जब पहला ऑप्शन आपको सही मिल गया है तो दूसरे जो ऑप्शन है वो गलत ही होंगे। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन इज शोन बाय। विकिरण की जो द्वैत प्रकृति है वो प्रदर्शित होती है। विकिरण की द्वैत प्रकृति प्रदर्शित होती है प्रकाश, वैद्युत प्रभाव व विवर्तन के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है। अ चार्ज क्यू मूव्स इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ एग्जिस्ट देन फोर्स ऑन इट। एक आवेश क्यू है ऐसे क्षेत्र में गतिमान है जहाँ विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हैं। विद्युत क्षेत्र भी उपस्थित है, चुंबकीय क्षेत्र भी उपस्थित है। तब आपको बल आपको बताना है। तो विद्युत बल भी होगा वहाँ पे और ये जो चुंबकीय बल है ये भी होगा, तो दोनों आपको निकालने हैं। तो F बराबर हो जाएगा FE, ये विद्युत बल होगा, और ये चुंबकीय बल FB। तो FE क्या होता है QE, Q वेक्टर E प्लस ये जो FB होता है ये क्या होता है QV क्रॉस B, सॉरी वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। अब इसको यहाँ पे Q कॉमन नहीं ले सकते हैं, Q कॉमन नहीं लेना, तो Q वेक्टर E प्लस QV क्रॉस B दिख रहा है ऑप्शन कहीं पे बी नंबर। यहाँ पे हमने वेक्टर नहीं बनाया है क्योंकि टाइपिंग से बन नहीं रहा था, तो यहाँ पे सब वेक्टर है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड इन अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहने वाली राशि। वोल्टता, धारा। वोल्टता आपकी बदलेगी, धारा भी आपकी बदल सकती है, फ्रिक्वेंसी नहीं बदल सकती है ना। तो ऑप्शन नंबर सी है ट्रांसफार्मर में आवृत्ति नहीं बदलेगी। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 100 नंबर। इन विच पार्ट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इन द ओजोन लेयर प्रेजेंट। पृथ्वी के वायुमंडल के किस भाग में ओजोन परत उपस्थित है। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये तो, समताप मंडल में। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। बहुत टॉप क्लास क्वेश्चंस रखे थे इस वीडियो में। एक आध क्वेश्चन तो मुझे खुद ही नहीं आ रहा था, ऐसे क्वेश्चंस रख दिए थे। बाकी फिजिक्स की महा PDF में जो क्वेश्चन है वो सारे तैयार कर लेना। 9559251198 इस नंबर पे PDF का जो प्राइस है 99 रुपये है। इस पर गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम सब है। पेमेंट करिए और पेमेंट करके जो इसका स्क्रीनशॉट है इसी नंबर पे व्हाट्सएप है उस पर भेज दीजिएगा। तो जो PDF है मैं आपको व्हाट्सएप पे ही भेज दूँगा। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना। बाय गाइस।